नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। बिहार में विधानसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। कई गठबंधन हैं जो चुनावी मैदान में आमने सामने नजर आएंगे, लेकिन जो प्रमुख गठबंधन है एनडीए और इंडिया ब्लॉक, वहां पर हल होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। पहले इकरार होता है, फिर तकरार होती है, फिर इनकार होता है, फिर इकरार होता है, तो तस्वीरें कुछ साफ होती नहीं दिख रही। इन सब के बीच में आज बीजेपी ने बाजी मारी है। आज के दिन की अगर बात करें तो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है 71 उम्मीदवारों की। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये 71 उम्मीदवार किन किन सीटों पर कितना इनका दबदबा है और किस तरह ये जीत हासिल करेंगे। उन सीटों के समीकरण किसको फेवर करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं। तो गंगेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो 71 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, क्या लगता है इस लिस्ट को देखकर? देखिए, मोटा मोटी कल जिस हम लोग जब चर्चा कर रहे थे इस प्रोग्राम के एपिसोड में, तो हम लोगों ने ये कहा था कि जेडीयू भी उन्हीं जगहों पे टिकट बांट रहा होगा, चूँकि तब तक वो क्लियर नहीं था कि किन जगहों के लिए टिकट बांटा गया है, सिवाय अनंत सिंह के और कुछ नामों के। तो हम लोगों ने कहा था कि वो उन सीटों पर टिकट बांट रहे होंगे जिन पर मोटा मोटी सहमति होगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि किसी भी गठबंधन में सारी सीटों पर विवाद नहीं होता है। विवाद होता है कुछ एक सीटों पर, 5, 10, 7 बहुत है। अगर 7 सीट पर भी विवाद है तो बड़ा विवाद हो जाता है, या 10 सीट पर विवाद है तो बड़ा विवाद हो जाता है। तो इन सीटों पर अगर विवाद नहीं, जिन सीटों पर विवाद नहीं है, उसमें कैंडिडेट्स को डिलेमा में रखने से अच्छा उन लोगों ने ये सोचा कि उन जगहों पर जहाँ पर सहमति है उन जगहों पर टिकट बांट दिया जाए। इसमें बीजेपी ने थोड़ी होशियारी दिखाई है, क्योंकि उनको मालूम है कि गठबंधन में जो स्थिति है उसमें इन सीटों पर कोई बवाल नहीं होना, विवाद नहीं होना है। अब सवाल ये है कि ये काम तो जेडीयू भी कर रहा था कल, और आज जेडीयू को उस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ जाना चाहिए था। तो ये अब इस पर जब एसके राजीव हमसे जुड़ेंगे या हम लोगों से जुड़ेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या जेडीयू ने, चूँकि दोनों की सीटें लगभग बराबर हैं, तो क्या जेडीयू ने भी जेडीयू ने अब तक कितनी सीटों पर टिकट बांटे हैं और वो लगभग बराबर हैं क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जेडीयू अगर कम सीटों पर बंटवारा करता है या रुक जाता है तो फिर वेट करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, इसका पॉलिटिकल एसेस करना पड़ेगा पॉलिटिकली कि ऐसा क्यों किया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये है कि बीजेपी जिन जगहों पर टिकट बांट रहा है उसमें जो ऑब्वियस कैंडिडेट्स हैं उनकी जीत की संभावनाएं क्या हैं। तो मुझे लगता है कि जिन सीटों पर कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं उनके जीतने की संभावना को लेकर कुछ सवाल तो हैं, क्योंकि उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। मैं कुछ नामों को जानता हूं। इस कार्यक्रम में उन नामों को बताना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो सब चुनाव मैदान में उतरेंगे और ये देखना होगा कि आगे का क्या माहौल बनता है। तो एनडीए जो परसों था, कल उससे कम था, और आज उसमें बढ़त बनाने की एक कोशिश की गई है कि वो गठबंधन कहीं ठहरा हुआ ना दिखे, जैसा कि महागठबंधन अभी ठहर सा गया है। जी रंजन जी, सीटों को आप लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। जो 71 सीटें हैं उसमें कितनी सीटों पर बीजेपी की मजबूत दावेदारी है या बीजेपी की सिटिंग सीट है, और किस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप लिस्ट देखिए तो 48 विधायक जो है वो टिकट बचाने में सफल रहे हैं, जिनको कि फिर से टिकट दिया गया है। तो जो भी सर्वे हुआ है उसके अनुसार इनके खिलाफ जो है उतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। और फिर जहां पर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी उसमें से 11 जो है वो टिकट कटे हैं जो विधायकों के, उसमें 3 तो उम्र की वजह से मुझे दिखते हैं, नंद किशोर यादव, अरुण सिन्हा और अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो ये 3 टिकट आप कहिए कि उम्र की वजह से कटे हैं। एक गौरा बराम से स्वर्णा सिंह का टिकट कटा है, पिछली बार वीआईपी के
टिकट पर वो चुनाव जीती थी, लेकिन उनका टिकट काटकर जो है उनके पति सुजीत कुमार सिंह को दिया गया है, जो कि पूर्व IRS ऑफिसर हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें से आपको 48 और 10 अगर इधर कर लीजिए तो 58 सीटें जो हैं वो आपको दिखेंगी। एक गौराबराम लीजिए तो 59, और इसके अलावा आप देखिए सिवान से मंगल पांडे को उतारा गया है, दानापुर से रामकृपाल यादव को उतारा गया है, अरवल से मनोज शर्मा, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह और गुरुआ से उपेंद्र दांगी। तो ये जो प्रत्याशी हैं, तो इसमें अगर आप 71 सीटों पर जाएं और देखें तो आपको ये दिखेगा कि कम से कम बीजेपी इसमें से 60 से 62 सीटों पर जीत हासिल करना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी की कोशिश होगी, उसका स्ट्राइक रेट आमतौर पर विधानसभा चुनाव में बेहतर रहा है अब तक बिहार में। ये आप 2010 से देखते आइएगा तो ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है, और पिछली बार भी 74 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिली थी जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब। लेकिन अभी जो 71 सीटें दिख रही हैं उसमें हर में वो आपको मुकाबले में दिखेगा। कहीं जो है एंटी इनकम्बेंसी का जो एक डर था उसके तहत उन्होंने कुछ विधायकों के टिकट काट लिए, कुछ पर जो विपक्षी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है उसका लाभ उठाने की भी कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की जाएगी। सीमांचल में कुछ कर पाएगी इसमें संदेह है कि उसमें बीजेपी कुछ बेहतर कर पाए, इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि वहाँ का डेमोग्राफी कुछ इस तरह का है कि बीजेपी के लिए सीट निकालना आसान नहीं है। वो तभी निकल सकता है जब मुस्लिम वोट कम से कम 3 तरफ बटे, तब एक तरफ जो है पोलराइजेशन के तहत बीजेपी चुनाव जीत सकती है, अन्यथा उसके लिए जीतना जो है वो मुश्किल है। लेकिन पिछली बार की कुछ गंवाई हुई सीटें जैसे बैकुंठपुर है, भागलपुर है, हिसुआ है, इस तरह की सीटों पर जो है बीजेपी तगड़ी दावेदारी पेश करना चाहेगा। लेकिन जो खास बात है आसिया जी इस लिस्ट में कि बीजेपी ने जेडीयू की जीती हुई सीट भी ली है, और वो सीट है तारापुर की, मुंगेर जिला जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सीट आती है, और यहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। और उनके पिता शकुनी चौधरी तारापुर से 6 बार के विधायक रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में यह सीट जेडीयू ने जीती थी, राजीव कुमार सिंह यहां से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो जेडीयू ने अपनी एक सीट जो है यहां पर बीजेपी को दी है, और इतना ही नहीं, बेगूसराय में तेघड़ा सीट है, उस सीट पर भी जो है वो जेडीयू ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे वीरेंद्र कुमार। लेकिन इस बार जो है ये सीट जो है तेघड़ा की सीट वो आपको बीजेपी को दी गई है। रजनीश कुमार एक्स एमएलसी हैं, वो चुनावी मैदान में यहां से उतरेंगे। राम रतन सिंह जो कि सीपीआई के प्रत्याशी हैं वो यहां से जो है अभी सिटिंग एमएलए हैं। तो ज़्यादातर सीटों पर आपको बीजेपी जो है वो मुकाबले में आपको दिखेगी, और वहाँ पर जो 71 सीटें हैं उसमें कम से कम मैं 68 से 70 सीटों के बारे में कह सकता हूँ जहाँ मुख्य मुकाबले में बीजेपी रहेगी। अब इसमें से उसे की कोशिश होगी कि उसका स्ट्राइक रेट कम से कम 80% 90% के आसपास जाए। तो जो संभावना है कि वो 60 से 62 सीट के आसपास टारगेट करके पहले फेज में जो उसने अभी 71 लिस्ट जारी की है उसकी तरफ वो देखने की कोशिश करेगा। एक मैसेज भी है इसके ज़रिए, क्योंकि देखिए इस बार जो कुशवाहा और भूमिहार वोटर्स पर जो है आरजेडी की नज़र है, लेकिन जो पहली लिस्ट आई है उसमें बीजेपी ने 11 भूमिहार कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा 15 राजपूत हैं। सिवान के इलाके में सारण प्रमंडल में जो है वहाँ पर यादव राजपूत जो है वो आपको अच्छी संख्या में बराबरी पर दिखते हैं। तो वहाँ आप देखिए राजपूत 15 हैं। इसके अलावा अगर आप देखें
तो ओबीसी 17 हैं, ईबीसी 11 हैं, एससी एसटी 6 प्रत्याशी वहां से निकले हैं, ब्राह्मण 7 कैंडिडेट हैं और कायस्थ जाति से भी 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। 6 सिटिंग मंत्री भी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो 2 पूर्व सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। दानापुर से रामकृपाल यादव हैं, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू हैं, 2 पूर्व सांसद हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। ये चर्चा पहले से भी चल रही थी। चलिए, हमारे साथ बिहार संपादक इसके राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आज देखिए बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, फिर हमने भी अपनी लिस्ट को जारी कर दिया है और 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उसने खड़े किए हैं। तो ये बोधगया और मखदुमपुर की सीट की जो हवा थी वो कहां से आई? जी, आवाज काफी है। आवाज मिल रही है आपको? बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, हमने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 6 कैंडिडेट हमने भी अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं, लेकिन उनमें वो सीटें नहीं हैं जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही थी, मखदुमपुर और बोधगया की सीट। जी, मैं अभी जब हम की तरफ से जब ये 6 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, सबको आप देख रही होंगी। एक तस्वीर भी जो है वो माजी की तरफ से जारी किया गया है, उसमें सबको पीला लिफाफ जो है वो दिया गया है और उसमें जो 6 उम्मीदवार हैं उसमें से 4 माजी जी के परिवार से हैं। तो मैंने तुरंत हमको जो सीनियर लीडर हैं मैंने उनको फोन लगाए और उनसे मैंने बातचीत की। तो उन्होंने यह कहा कि 6 सीट पर ऑफिशियली उम्मीदवारों की सूची जो है वह जारी किया गया है और नॉमिनेशन वो जाकर करेंगे। लेकिन 2 सीट, एक मखदुमपुर और बोधगया, यहाँ पर भी जो है जीतन राम मांझी की पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी, ये कंफर्म है। उसकी घोषणा भी अभी तक नहीं की गई है, लेकिन मखदुमपुर और बोधगया से जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और आप देख लीजिए, कल हो सकता है कि 1.5 शाम तक या फिर 16 तारीख को उनके नामों की घोषणा की जाएगी। 17 तारीख लास्ट डेट है और उनका नामांकन किया जाएगा। तो ये कंफर्म है कि जीतन राम मांझी भी इससे पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है और वो इंडिया गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। और आप देखिए होंगे कि जीतन राम मांझी ने सबसे पहले आशा जी ट्वीट किया था और यह कहा था कि भाई सीटों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन जो उम्मीद हम लगाए बैठे थे वो उस उम्मीदों के अनुसार बंटवारा नहीं हुआ। और उन्होंने यह भी कहा था, जो सत्ता में बयान दिया था कि इसका खामियाजा जो है वो इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद से फिर लगातार मांझी ट्वीट करते रहे हैं और सामने मैंने खबर को ब्रेक कराया था कि मखदुमपुर और बोधगया की सीट जो है वो जीतन राम मांझी अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और वो सीट, और ये खबर पूरे तरीके से 100% कंफर्म खबर है, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले भी मेरी बातचीत हुई है जीतन राम मांझी के पार्टी के एक बड़े नेता है, तो मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा आपको। तो वो इस खबर पे न सिर्फ की पुष्टि की है बल्कि उन्होंने कहा कि मांझी जी ने तो बयान दिया है, वो बयान मीडिया में भी चल रहा है कि मखदुमपुर सीट और बोधगया की सीट जो है उसको हम किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सीट है और उसके हमारे व्यक्तिगत कार्यकर्ता जो है वो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। इनके थोड़ी देर पहले खबर आई कि सीटें एलजेपीआर के कोटे में गई हैं और मान लीजिए इस पर सहमति नहीं बनती है तो क्या इन दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी? उन तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, जहानाबाद में इस्तीफा दिया है। तो जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का यह कहना है कि भाई जो सीटों का जो समझौता हुआ एनडीए के साथ, उसमें 15 सीट इन लोगों ने मांग रखी थी मिनिमम, उसके पहले तो 20-25 सीट मांगी जा रही थी, लेकिन 6 सीट पर इन लोगों को कमिट दिया गया है। तो कार्यकर्ता जो काफी आक्रोशित है, आने वाले दिनों में इसका खामियाजा जो है गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। जी आसिया जी। चलिए, राजीव जी तक शायद सवाल नहीं पहुंचा। गंगेश जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जीतन राम मांझी अभी अड़े हुए हैं कि मखदुमपुर और बोधगया सीटों पर उनके ही उम्मीदवार होंगे और वो सीटें एलजेपीआर के खाते में शायद जा रही हैं, और अगर बात नहीं बनी तो क्या फ्रेंडली फाइट जैसी हिमाकत यहाँ पर दिखेगी? मुझे नहीं लगता है ऐसा कि फ्रेंडली फाइट की नौबत आएगी। समझाने बुझाने की बात है सभी। एक तो ये है कि दलों को विरोध करने का एक मौका मिला है, क्योंकि जब गठबंधन हो रहा होता है तो बैठक नेताओं के बीच में होती है, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं होती, और उन नेताओं को फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच आना पड़ता है। तो आपने कितने ताकत से उन कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी, ये बात उनको ठीक से कन्वे नहीं हो पाता। तो कार्यकर्ता इस बात से बहुत रुष्ट होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। टिकटार्थी इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अब ऐसी पार्टी जिसमें
अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करना हो, वहाँ और भी मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर सब कुछ हम लोग करें और टिकट इन लोगों को मिले तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये एक बड़ी बात होती है, और मुझे लगता है कि ये जो फाइट है अभी वो अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष, कार्यकर्ताओं के सामने गठबंधन के दलों के साथ एक लड़ाई है। ये दिखाना है कि हम लड़े हैं आपके चलते, या हम लड़ सकते हैं आपके चलते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जीतन राम मांझी नाखुश हो सकते हैं, लेकिन नाराज इस कदर नहीं होंगे कि दूर हो जाएं। ये शायद ऑप्शन बहुत कम बच जाता है। तो वही आपको कुशवाहा जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ भी है, वो नाराज जिस भी लेवल पे हों, लेकिन शायद गठबंधन से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। और एक दिलचस्प बात है, वो चाहे जेडीयू हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, ये तीनों ही दल अलग अलग दूसरे गठबंधन में जाकर भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं, और वहाँ उनको जो सफलता मिली है, एक जेडीयू को आप छोड़ दें, जेडीयू और आरजेडी जब एक बार मिलकर लड़े थे तब वो कहानी अलग थी, लेकिन आम तौर पे जो उसका रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा इन लोगों के लिए आया नहीं है। अब मैं गंगेश जी दो ट्वीट जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। जीतन राम मांझी का सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने पोस्ट किया है, माना कि हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमज़ोर हुआ है, कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी, इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगल राज की ओर धकेल दें। बिहार के आवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को ख़त्म कर दें। बिहार के लिए, बिहारित के लिए, बिहारियों के मान सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं। जीतेगा इंडिया, एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान। जय मोदी, तय नीतीश। तो जब ये बातें लिख दी तो इसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है किसी तरह की नाराजगी। उसके अलावा जो आपने एक पोस्ट और है, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले ही कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। तो इन दो को अगर आप पढ़ लें तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जहां तक जो लेकिन अब जो इसके राजीव कर रहे हैं वो भी एक पक्ष है रंजन। वो पक्ष क्या है मैं समझाता हूं इस तरह से। ये ठीक है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शायद अब इसी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि वो उस समझौते में शामिल थे, वो फेस थे वहाँ के पार्टी के सर्वे सर्वा के बतौर। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बाद के जो नेता हैं, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, वो ज़्यादा घिरे हैं, वो उन पर ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं, निराशा उनमें ज़्यादा है। क्योंकि जो टिकट बटेगा वो इन जीतन राम मांझी के लिए कोई खतरा नहीं है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई खतरा नहीं है। तो इनके जो सेकंड लाइन के नेता हैं उनके लिए मुश्किल ज़्यादा बड़ी है। तो वो अपनी नाराज़गी, वो फ्रस्ट्रेशन में, या आप कह सकते हैं अपनी नाराज़गी में ये सब बातें कह सकते हैं कि साहब हम 2 सीट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हो सकता है कि किसी रूप में उनके कैंडिडेट लड़े भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मांझी उनके चुनाव प्रचार नहीं, ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उनके कैंडिडेट लड़ेंगे तो वो फ्रेंडली फाइट की बात आ जाएगी। इसलिए पार्टी के टिकट पर तो चुनाव लड़ नहीं सकते, और स्वतंत्र रूप से तो चुनाव लड़ने के लिए हर कोई तैयार है, और उसकी चर्चा करने का कोई मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पार्टी उस तरह से लड़ेगी, अगर 2 कैंडिडेट्स इनके लड़ेंगे 2 ये में, तो उसमें चाहते हुए भी मांझी उनके चुनाव प्रचार में नहीं जा सकेंगे। और जो 6 की लिस्ट आप देखिए, उसमें एक तो पुत्रवधू दीपा कुमारी इमामगंज से अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनके लिए टिकट है, और बाराचट्टी से समधन ज्योति देवी हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया है। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो टिकारी से अनिल कुमार हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, अभी भी वो सिटिंग एमएलए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं, वो भी सिटिंग विधायक हैं, पिछली बार चुनाव जीते थे। ये जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये विधानसभा की सीट आती है।
कुटुंबा में हमने टिकट काटा है। श्रवण भुइयां का टिकट जो है वो कट गया है। पिछली बार उनका प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा था और ललन राम को जो है टिकट दिया गया है। 2010 में जेडीयू के टिकट पर ललन राम विधायक चुने गए थे और पिछले चुनाव में वो निर्दलीय लड़ रहे थे और तब जो है उनको 20,433 वोट आए थे। मतलब निर्दलीय लड़ते हुए 15.5% वोट उनको आए थे। कुटुंबा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ते हैं, 2 बार से वहां के विधायक हैं। तो इस सीट पर भी जो है वो गंभीरता जीतन राम मांझी ने दिखाई है और अतरी से रोमित कुमार को उन्होंने टिकट दिया है। आपको बता दूं कि अतरी वो विधानसभा क्षेत्र है जो मांझी का गृह क्षेत्र है। उनकी शुरू से ही ये ख्वाहिश थी और वो शुरू से ये बातें कर रहे थे कि चूंकि उनका घर अतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो उनको ये सीट मिलनी चाहिए और एनडीए ने उस भावना का सम्मान किया है और उनको वो अतरी की सीट मिली है। तो ये 6 जो है आपको दिखेंगे जिसमें मतलब 2 सामान्य सीट है। ज्योति देवी, दीपा मांझी, रोमित कुमार, प्रफुल्ल मांझी, ललन कुमार और अनिल सिंह, ये 6 कैंडिडेट्स हैं उनके। और देखिए जो भी गठबंधन के अंदर दरार की बात है या गठबंधन में नाराजगी की बात है वो अभी तो रहेगी कुछ, जब तक नामांकन नहीं होता। नामांकन के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी क्योंकि विरोध का स्तर वो नहीं दिखता है जो कि इस लेवल पर पहुंच जाए जिससे लगे कि दिक्कत हो सकती है। विरोध के जो अंदरूनी जानकारी है इसके राजीव उसको कंफर्म करेंगे कि जेडीयू बहुत नाराज है, नीतीश कुमार खास करके मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं और आज दोपहर तक में बड़ी गंभीर बैठकें हुई हैं इस गठबंधन में मिली सीटों को लेकर। तो इसके राजू बताएंगे इसके बारे में। राजू क्या जानकारी है इसको लेके? नहीं देखिए, दरअसल में जिंदगी से नाराजगी इस लेवल पे है कि आप नजर लगे कि अमित शाह जी को पटना नहीं कर रहा है। कल वो देर शाम आएंगे और भी जो आज 71 जो सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि उसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो 16 और 17 तारीख को ये अपना नॉमिनेशन करेंगे। हालांकि तो कल भी कर रहे हैं। तो इधर पहले संदीप चौरसिया जो दिशा से वर्तमान विधायक उनके पास हमारे सहयोगी गए कल नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो फिगर है वो 16 और 17 का है कि 16-17 तारीख को जो है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो अपना नॉमिनेशन करेंगे। और जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई भी प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी की गई है। उस तरह की बात है क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार यहाँ मौजूद है, संजय झा है, नरेंद्र सिंह है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, उसके बाद भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया जाता है। फिर अचानक एक खबर होती है कि नीतीश कुमार जो है वो संघर्षा की सीट को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि संघर्षा की सीट चिराग पासवान को दिया गया था। लेकिन अचानक 9 बजे रात में सीएम हाउस में रतन सागर को बुलाया जाता है और उनको जेडीयू का सिंबल दे दिया जाता है। और उसके बाद ये बातें मीडिया में आती हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है वो काफी नाराज चल रहे हैं। अब देखिए, आज सुबह से लगातार जो राजधानी पटना की तस्वीरें बदलती रही है राजनीतिक गलियारों में, वो यह है कि एक तरफ बीजेपी के कई बड़े नेता आने वाले थे। एक कार्यक्रम था यहाँ के होटल में, उसमें कई बड़े नेता उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। अचानक एक खबर आती है कि भाई गोपाल मंडल जो कि नीतीश कुमार के जमाने में काफी करीबी माने जाते थे, वो सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठ गए हैं। मैं भी वहां दौड़े घूमने गया तो देखा कि भारी भीड़ है सीएम हाउस के सामने। और गोपाल मंडल सहित कई लोगों की टिकट इस बार नहीं मिला। सीएम हाउस के सामने सभी लोग जमा थे और संजय झा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। फिर अचानक एक खबर आती है कि अनिल मंडल जो है वो भागलपुर से वो जो सांसद है जेडीयू के, उन्होंने अपनी इस्तीफा भेज दिया नीतीश कुमार को। तो लगातार नीतीश कुमार के लिए परेशानी की खबरें जो है वो आती रही। इसी बीच 12 बजे एक बैठक बुलाई जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें कि ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी जाते हैं उस बैठक में। 4 घंटे तक वो बैठक चलती है, 3 बजे तक। 3 बजे फिर वो लोग पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और एक मीडिया एजेंसी को बुला करके उनको एक बयान देते हैं और ये कहते हैं कि तमाम विपक्ष की साजिशें सब कुछ नीतीश कुमार के ही चाहने पर किया जा रहा है और एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं भी कोई असुविधा की स्थिति नहीं है, दुविधा की स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ आप यह देखिए कि महामार की सीट जो है
वो भी आपको दी गई थी। चिराग पासवान की तो मेहनत से आप उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाकर वहां नामांकन करते हैं। तो जीतन राम मांझी के पक्ष में अभी आपको सुना उन्होंने बयान दिया है कि घोसी और मखदूमपुर में वो अपने उम्मीदवार को उतारे हैं कि अभी 6 को उन्होंने जो विधिवत एनडीए में से बंटवारा था तो उस पर उन्होंने सिंबल जो है वो दिया है। तो जेडीयू में वाकई में नाराजगी है नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार का ये कहना है, जो सीधे बता रहे हैं, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाई जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी उनको नहीं है और जेडीयू के 2005 से लेकर के 2020 तक हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रही है। 10 सीट 15 सीट बीजेपी से ज्यादा लगती रही है। फिर इस बार ऐसी क्या स्थिति हो गई कि जेडीयू और बीजेपी से एक समान सीट पर लड़ रही है। एक और जानकारी मिल रही है कांग्रेस से कि 101 सीट पर से बीजेपी के लड़ने की बात थी, उसको हटा करके 100 ये लोग कर रहे हैं। अधिकतर जारी की गई है और 29 जो है फिर जारी की जाएगी और 101 सीट जेडीयू को दिया जाएगा और 1 सीट बीजेपी अपने कोटे में से जीतन राम मांझी को दे रही है। और चिराग पासवान के पास जो 29 सीटें हैं इसमें से 1 सीट चिराग पासवान जो है इंद्र कुशवाहा को दे रहे हैं। तो जेडीयू ऐसी स्थिति में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में, खास करके एनडीए की राजनीति में अभी भी बवेला मचा हुआ है और उससे बवेला के बीच जो है नीतीश कुमार जो है सीएम हाउस से बैठ करके तमाम चीजों पर ये बहुत बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आपके सोर्स सही बता रहे हैं तब भी सीट एक सीट कम करने की बात है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इशू होने वाला है। ये बहुत बड़ा ये नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आज दोपहर तक की स्थिति थी उसमें अगर कोई बहुत क्रिटिकल फैसला लिया गया होता तो उसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता। यानी कि जेडीयू में जितने भी कैंडिडेट्स थे या पूर्व विधायक जो थे अभी, उन सबको बुलाया जा सकता था। ये वो अगर ये कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री आवास पर या जेडीयू में कहीं, तो ये बताता है कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये ज़रूर है कि एक एडजस्टमेंट का दौर, शायद जिसको कहते हैं कोर्स ऑफ करेक्शन, तो कोर्स ऑफ करेक्शन के दौर में एक बार शायद गठबंधन की सीटों पर चर्चा हो, लेकिन इसमें करेक्शन होगा या नहीं मुझे अभी भी उसमें डाउट है, क्योंकि इस डील को फाइनल, इस पर बातचीत करने के लिए जो चेहरा सामने आ रहा है वो अमित शाह का है और अमित शाह आम तौर पर इस तरह की चीज़ों में एक बार लिए गए फैसले में जल्दी बदलाव नहीं करते हैं। ये और अगर बीजेपी और जेडीयू में कोई परेशानी होती तो आप समझिए कि जेडीयू की 2 सीटें जिसमें कि एक जीती हुई सीट है वो बीजेपी ने अनाउंस कर दी, तो बिना बातचीत के ये नहीं हो सकता। मतलब कि बीजेपी और जेडीयू के बीच मुझे कहीं कोई विवाद नहीं दिखता। ये बातें मैं कल भी लगातार कह रहा था कि बीजेपी और जेडीयू में किसी बात पर जो है कोई रिफ्ट नहीं है, उनके बीच जो है सारे मामले जो हैं वो सुलझे हुए हैं। हाँ, एलजेपी के साथ मामला है, ये मैं कल भी कह रहा था, और वो सीटों पर है। मतलब कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, संख्या के लिहाज से कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। चलिए, अब हम लोग काफी चर्चा एनडीए पे कर चुके हैं, अब एक बार महागठबंधन पर भी चर्चा में आ जाएं। आज दिल्ली में बैठक चल रही है कांग्रेस चुनाव समिति की, और उस बैठक में क्या चीजें तय हो रही हैं? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? राजीव जी, क्या जानकारी है आपके पास? हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक तो खबर भी कुछ पहले पेश किया था, तो उसमें कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं मदन मोहन झा हैं, शकील अहमद हैं, राजेश राम हैं, कृष्ण अल्लाह बरूची हैं, ये तमाम लोग वहाँ बैठक में मौजूद हैं। और राहुल गांधी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो बैठक में जुड़े हैं और बिहार में सीट की जो है वो रूपरेखा तय की जा रही है। और इसलिए एक आपको और बड़ी खबर देखिए, आप श्योर हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी जुड़े हैं? सीटों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है बिहार में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि वाम गठबंधन के द्वारा जो है वो सीटों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। हालांकि फिर इसे हटा लिया गया। क्या सूची में कुछ उलटफेर करना है या फिर गठबंधन में वाकई सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है तय? नहीं, देखिए अभी ये क्लियर हो गया है, कांग्रेस जो है वो 70 चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आवाज मिल रही है आपको? जी।
देखिए कांग्रेस जो है वो 70 सीट में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बैठक अभी कांग्रेस मुख्यालय में जो है वो दिल्ली में अभी बैठक चल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बैठक में ये तमाम लोग जो है वहां पर वो मौजूद है और इस बीच में वाम दल जो है वो सूची जारी कर दिया है और सुशांत सिंह राजपूत की बहन को दीघा से अपना प्रत्याशी जो है वो बनाया है। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो अभी इस वक्त आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बड़ी बहन है उनको जो है वो दीघा से माले की तरफ से जो है वो विधिवत उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है। तो सूचना जारी की जा रही है। तेजस्वी यादव अभी भी दिल्ली में मौजूद है, वो पटना में है नहीं, लेकिन कांग्रेस की जो इंटरनल बैठक है उस बैठक के बाद ही ये तय हो पाएगा कि वाकई में ये लोग अब 7 चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए आपकी घोषी में जो है वो राहुल शर्मा जो वो अभी आज से 3 दिन पहले उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली थी, लेकिन अचानक ये जानकारी मिली कि वाम दल के द्वारा जो है घोषी में अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं से जो राहुल शर्मा जी के आरजेडी की सदस्यता लिए थे और तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि मैं आपको वहां से उम्मीदवार बनाऊंगा आरजेडी का, तो आपको वहां से उम्मीदवार बनेंगे नहीं। उनकी मानव की तरफ से वहां पर अपनी प्रत्याशी को विधिवत सिद्धांत दे दिया गया है, वो सब तक नॉमिनेशन भी करेंगे। तो गठबंधन में स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है और यही वजह है कि अभी तक जो है सीटों का बंटवारा जो है वो नहीं हो पाया है। जी चलिए, तो बिहार है, अभी उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन इस बीच कुछ खबर झारखंड से भी आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, गंगेश जी और रंजन जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार में क्या क्या अपडेट होता रहेगा लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अब सीधे लिए चलेंगे झारखंड कैबिनेट ब्रीफिंग में।